हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर को हम जो दिल्ली सुल्तान दिल्ली डायनेस्टी थी उसके बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। क्या उनका एरिया था, ठीक है, कितना उनका किंगडम था, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना किंगडम स्प्रेड किया, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर को 1206 सीई या 1206 ईस्वी या सी कह सकते हैं आप, कॉमन एरा, या एडी कह सकते हैं। 1206 एडी से लेके हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर को बेसिकली 1526। ठीक है, जहाँ पर को जाके आपका दिल्ली सल्तनत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर को उसका एंड हो जाता है उस एरा का। वहाँ पर तक हमने इसमें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि पूरी पूरी बातें नहीं होंगी, लेकिन आई विल ट्राई टू कंप्लीट द टॉपिक। ओके ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं द दिल्ली सुल्तान्स। तो कहता है इन चैप्टर 2 वी सॉ द रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as a capital? That was because Delhi became an important city only in 12th century. तो आपने जब पिछली बार हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहाँ पर को दिल्ली के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी हमने। अजमेर और वहाँ पर को तोमर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर को हमने ये नहीं देखा कि दिल्ली बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं था। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हमने देखा कि कावेरी डेल्टा के आसपास चोल थे, ठीक है, पांडे थे, गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन दिल्ली वाला एरिया उस टाइम पे काफ़ी सुना दिखाई दे रहा था। ठीक है, कभी ये भी नहीं कि उसकी जो किसने उसको कैपिटल बनाया हमने ये भी यहाँ पर को नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा मैप दिखा रखा है। टेक अ लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर दी तोमर राजपूत्स। ओके, ये कहता है दिल्ली जो सबसे पहले जो दिल्ली है वो किसकी कैपिटल बना, तोमर राजपूत की, जो अनंगपाल का नाम हम यहाँ पर ले सकते हैं। हु आर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, ऑल्सो रिफर टू एज चहमान्स। जहाँ पर को पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड यहाँ पर को ज़्यादा इंपोर्टेंस रोल लेके आएगा, क्योंकि गौरी के साथ उसका क्या होगा, बैटल ऑफ तराइन होंगे। 2 बैटल ऑफ तराइन यहाँ पर को हम देखेंगे, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होता है। ओके, नाउ मैनी ओके it was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. और देखो दिल्ली जो था कॉमर्शियल सेंटर जरूर बन चुका था। यहाँ पर को जैन मर्चेंट थे जो एक तरह के कॉइन यहाँ पर को बनाए जाते थे, जिनको दहली वाल कहा जाता था। उनकी इमेज आप यहाँ पर को देख सकते हैं, कुछ इस तरह का वो दहली वाल कॉइन दिखता था। ऑल्दो इमेज इज़ नॉट सो क्लियर, ओके, क्योंकि ये सिस्टम से फ़ोटो खींचिए तो हल्का सा शाइन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इस तरह का कॉइन हुआ करता था। ठीक है, जिसको दहली वाल कॉइन्स कहा जाता था। ये स्पेशली तोमर्स और चौहान के समय का टाइम पीरियड है, जिस समय पर वो दिल्ली कॉमर्शियल सेंस में ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था। जैन मर्चेंट वहाँ पर को थे, जो वहाँ पर को दहलीवाल जिनको नाम लिया जाता था, उन कॉइन्स का दहलीवाल कहा जाता था, वो वहाँ पर को कॉइन्स बनते थे। ठीक है, टकसाल जिसको हम कहते हैं, जहाँ कॉइन्स बनाए जाते हैं। ओके, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century, means 1206 की बात हम यहाँ पे लेंगे। Take a look at a table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. ओके, यहाँ पर को आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया था जो पूरा यहाँ पे फिरोजाबाद देख सकते हैं, फिरोज शाह कोटला, यहाँ पूरा नीचे आदिलाबाद तुगलकाबाद, ये सब 5 डायनेस्टी जो उसकी हैं दिल्ली सल्तनत की। कौन कौन सी उसकी हम अभी बात करेंगे वन बाय वन। तो इन सब से मिलकर बना था, इन अलग अलग लोगों ने अलग अलग ये एरिया बनाया हुआ था। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। The Delhi Sultans built many cities in the area we know
एज दिल्ली, लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली ए कोहना, सिरी एंड जहाँपना। ठीक है, इनके अभी हम वन बाय वन जब उनके टर्म आएंगे तो किसने दिल्ली ए कोहना बनाया, सीरी फोर्ट किसने बनाया, जहाँपना फोर्ट या सिटी किसने इस्टेब्लिश करी, इन सब की बात हम वन बाय वन करेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले इस टेबल की राजपूत डायनेस्टी सबसे पहले है। तो यहाँ पर आप तोमर्स देख सकते हो, अनंगपाल, ये अनंगपाल का नाम आप याद रखेंगे, दिस इज द वन हु मेड हु एस्टेब्लिश दिल्ली एज अ कैपिटल। ओके, देन चौहान्स 1165 to 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 to 1192। ओके, देन अर्ली टर्किश रूलर्स, अर्ली टर्किश रूलर्स मतलब जिसको हम गुलाम डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, या हमको कभी कभी इसको हम स्लेव डायनेस्टी भी इसका नाम ले लेते हैं, क्योंकि ये दास थे, स्लेव थे, ठीक है, जिन्होंने डायनेस्टी शुरू करी थी। ओके, इसके बारे में भी बात करेंगे। देन अर्ली टर्किश रूलर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, फर्स्ट लेडी रूलर कह सकते हैं रजिया को हम। इसका जो टाइम एरा था बहुत ज़्यादा रह नहीं पाई, 3 years 6 month एंड 6 days, क्या अप्रोक्सीमेटली इतना था। उन्हीं के लोगों ने इसको बिठा दिया, नहीं रहने दिया एज अ रूलर, क्योंकि ऑल्दो रजिया में सारी क्वालिटीज़ थी एज अ रूलर, बट द प्रॉब्लम वाज शी वाज अ लेडी। यही प्रॉब्लम थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने सभी 4 ब्रदर्स में सबसे अच्छी, मतलब कैपेबल कह सकते हो, ठीक है, एज अ लीडर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो क्वालिटी उसमें थी। बट सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी कि वो लेडी थी। ओके, देन गयासुद्दीन बलबन, देन कम टू खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑल्दो देयर आर मेनी रूलर्स, बट दीज आर इंपॉर्टेंट रूलर्स। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ख़त्म हो जाता, और भी रूलर्स आए बट शॉर्ट टर्म के लिए आए, तो उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक मेन इंपॉर्टेंट। सैयद डायनेस्टी में खिज्र खां, लोधी डायनेस्टी में बहलोल लोधी। तो एक बार बात कर लें कि कैसे ये रूलर्स ने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया, हाउ दे इस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एक बार इसकी डायनेस्टी को समझते हैं कैसे ये आए। ओके, तो सबसे पहले तो बात करें दिल्ली में तोमर, ठीक है, तो तोमर थे सबसे पहले, ठीक है। फिर तोमरों को अजमेर के जो चौहान थे, जिनको चाहमान भी कहते हैं, उन्होंने हराया। ओके, तो यहाँ पर को फिर चौहान आए, जिनको चाहमान भी हम कहते हैं, जिनमें पृथ्वीराज चौहान बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पृथ्वीराज चौहान के साथ उस टाइम पे क्या हो रहा था, अगर हम अगर नॉर्थ वेस्ट का देखें तो वहाँ से अरेबियंस आ रहे थे, ठीक है। पहले 712 में कासिम आया, ठीक है। उसके बाद फिर आपके गजनवी, गौरी, ये लोग आए, तो वॉर के ही बेसिकली लूटने, रॉबरी के ही उद्देश्य से आए थे। इनका मेन एम रॉबरी करना ही था, टू रॉब द इंडिया। जो यहाँ सब लोग जानते थे इंडिया काफ़ी रिच था, तो मेन उनका एम था रॉब करने का, और यहाँ मेनली कह सकते हैं रिलीजन कन्वर्ट करने का, ठीक है, एक ये भी उनका एम था। लेकिन अब बात करें कि कैसे ये आए, तो लास्ट अगर मैं बहुत ज़्यादा पास्ट मैंने जाके बात करूँगा 1191 की। 1191 में क्या हुआ, 1191 में मोहम्मद गौरी नाम का एक रूलर था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1191 में बैटल ऑफ तराइन हुआ, किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज थर्ड के साथ। तो इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, ये जीत गया। तो ऑब्वियस है हर्ट होना था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को बहुत हर्ट हुआ कि कैसे हरा दिया मुझे। तो 1192 जस्ट नेक्स्ट ईयर वापस आपका गौरी गया, ठीक है। गौरी गजनी का था, ठीक है, गजनी से आया था, ठीक है। तो वापस फर्स्ट वॉर के बाद, फर्स्ट बैटल के बाद वापस गजनी चले गया, लेकिन सेकेंड वॉर के लिए अगले ही साल अपनी खूब सारी तैयारी के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए। 1 साल उसने घर बैठ के प्रिपरेशन करी और नेक्स्ट ईयर अगेन आया
पृथ्वीराज चौहान से लड़ने, पृथ्वीराज थर्ड भी जिसको हम कहते हैं। तो बस जीत गया, यहाँ पे उसका शासन हो गया, रूलिंग शुरू हो गई। फिर लेटर ऑन ही वेंट, ओके, बेसिकली ऐसा तो नहीं कहूँगा ये वो गया नहीं, बेसिकली 1206 15 मार्च 1206 को कुछ पर्सन आए उसके कैंप में घुसे, उस टाइम पे वो नमाज पढ़ रहा था और उसको मार दिया गया। किसको? मोहम्मद गौरी को। अब ऐसा हुआ कि मोहम्मद गौरी मर तो गया था, लेकिन उसका जो यहाँ का इलाका था दिल्ली वाला पोर्शन, इसको कौन रूल करता? तो उसके लिए उसका एक स्लेव था, एक दास था जिसका नाम था आपका क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या किया दिल्ली सल्तनत को इसने इस्टेब्लिश करने का इसने मन बनाया कि नहीं, हाँ मैं इसको शुरू करता हूँ, मैं इसको अब इसकी देख रेख मैं करूँ। कहने का मतलब था कि अब मोहम्मद गौरी मर चुका था तो उसकी कौन करेगा, सेफ्टी कौन देगा? तो उसने कहा चलो मैं रखता हूँ। तो वहाँ से शुरू होती है सल्तनत डायनेस्टी। इसको गुलाम या फिर स्लेव डायनेस्टी इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ये एक गुलाम ने शुरू किया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत का काल शुरू होता है, जिसको हम बेसिकली 1206 से, ठीक है, इसको लेते हैं 1526 तक। तो इसको एरा याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526। तो ये 1526 में कब शुरू हुआ? 1526 में ख़त्म कब होता है? द बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड लोधीज, ठीक है, इनके बीच में होता है। और फिर लोधी हार जाते हैं तो 1526 में फिर मुग़ल एरा शुरू हो जाता है, मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखना है 1206 से 1526। अब 1206 से याद कैसे रहेगा आप लोगों को, या आप किसी इंसिडेंट के साथ उसको इवेंट के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। 1526 इज़ अ फेमस डेट, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सो यू कैन रिमेंबर इट। 1206 को मोहम्मद गौरी मरा, 15 मार्च को उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो संभालना शुरू किया। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत ऐसे होती है, ठीक है। तो ये बात थी, ओके। नाउ तो फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके भी बहुत सारे इसने काम किए, ठीक है। कुछ अच्छे काम भी में गिने जा सकते हैं, सम यू कैन काउंट इन अ बैड थिंग्स, ओके। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories, तारीख सिंगुलर में और तवारीख प्लूरल में कहते हैं, written in Persian, the language of administration under the दिल्ली सुल्तान। तो यहाँ पर कोई ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि दिल्ली सुल्तान यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी वो क्या थी? पर्शियन, ओके। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में कहो फारसी में, बट वी विल से यार पर्शियन ओनली। तो होता क्या था कि कैसे इन चीज़ों को याद रखा जाए, भाई दिल्ली सुल्तान के बारे में कैसे पता चलेगा उन्होंने क्या क्या किया? तो जो कॉइन्स थे, आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर, आर्किटेक्चर से पता चलता था। जो उन्होंने फोर्ट बनाए, ठीक है, महल बनाए, उनसे पता चलता था कि उनका उस टाइम पे, उसमें वो हिस्ट्री भी लिखते थे कुछ बहुत, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी जाती थी जिनको तारीख या तवारीख कहते थे, ठीक है। उनकी लैंग्वेज पर्शियन होती थी बेसिकली। तो याद रखना कि दिल्ली सल्तनत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी वो क्या थी? पर्शियन। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर 1, 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिपेयरिंग द पेपर, राइटिंग द टेक्स्ट, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। The authors of Tawarik were learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers who both recounted events and advised the ruler on governance, emphasizing the importance of just rule. ये जो तवारीख लिखते थे डियर, ये काफ़ी एक एजुकेटेड लोग होते थे। ऑब्वियस है, लिखना हर किसी के बस का तो है नहीं, ठीक है। ये काफ़ी जो सेक्रेटरीज थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कॉर्टियर्स थे, ठीक है, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव की भी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है इसको भी सजेस्ट करते थे, ठीक है। और
एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, मीन्स रूलिंग कैसे करनी है, स्पेशली एक जस्टिफिएबल रूलिंग कैसे करनी है, इस पे भी ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो तवारीख लिखते थे, ये जो रूलिंग जो किसी भी रूलर के बारे में लिखते थे, बेसिकली उनका काम सिर्फ लिखने का ही नहीं था, ये सजेस्ट करते थे हाउ टू रूल। ठीक है, इनका ये भी काम था। ठीक है, डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग्स एंड सब्जेक्ट्स? व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है कि जो सर्कल ऑफ जस्टिस है इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स? ओके, these टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग पावर। तो इन क्वेश्चंस को समझो, अभी जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो द सर्कल ऑफ जस्टिस अगर आप देखें, ये कहता है फ़क्र ए मुदब्बिर रोट इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के एक हिस्टोरियंस थे फ़क्र ए मुदब्बिर। उन्होंने क्या लिखा है देखो, वो कहते हैं कि जो रूलर है, किंग है, वो विदाउट उसकी जो सोल्जर्स हैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, और जो सोल्जर्स हैं वो विदाउट सैलरी कुछ नहीं कर सकते। अब ये है कि ये जो सैलरी की बात नहीं है, एक सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी एंड सैलरीज कम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। और सैलरी कहाँ से आएगी? जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो क्या करेंगे? रेवेन्यू देंगे। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो ये कहता है कि ऑब्वियस है कि कोई भी किंग विदाउट सोल्जर्स के काम नहीं कर सकता, और सोल्जर्स बिना सैलरी के काम नहीं कर सकते। और जो सैलरी है वो आता है पीजेंट से, पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करके। अब रेवेन्यू भी तो वही किसान दे सकता है, या फिर वो तभी दे सकता है जब वो हैप्पी हो, प्रॉस्पेरस हो। ठीक है, एक अच्छी लाइफ जी रहा हो। और ऐसा भी तभी हो सकता है जब वो किंग या फिर जो रूलर है वो ऑनेस्ट हो, या फिर एक अच्छा जस्टिफाई करता हो, या जस्टिस उसके एरिया में या फिर उसकी डायनेस्टी में अच्छा जस्टिस हो, और वो ऑनेस्ट गवर्नेंस हो। ठीक है, अच्छी तरह से गवर्नमेंट चला रहा है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है। जो होता है ना, ऑब्वियस है कि अगर आप कहीं रह रहे हो तो वहाँ हर चीज़ की सुविधा अगर मिलेगी तभी तो आप रेवेन्यू दे पाओगे। अगर आप प्रॉस्पेरस लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे हो, अच्छी लाइवलीहुड नहीं जी रहे, तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू गिव रेवेन्यू। अब एक बात यहाँ पर और याद रखना कि जो तवारीख लिखने वाले होते थे लोग, ये गांव में नहीं रहते थे। दे नेवर, ये रेयरली दे लिव इन विलेजेस, यूज टू लिव इन विलेजेस। ठीक है, अब ऑब्वियस था ये लिखते क्यों होंगे? अब कोई किसी को शौक तो नहीं है लिखने का, ऑब्वियस अगर वो लिख रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन तो होगा। अब ये लोग जो लिखते थे, जिनको तवारीख हम कह रहे हैं, ये बेसिकली अपने किंग से, अपने रूलर से, अपने राजा से कुछ मिले उसके बदले में, कुछ बिल्कुल कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, वही कुछ अशर्फियाँ वगैरह होती थी उस टाइम पे। ठीक है, कॉइन्स वगैरह, गोल्डन कॉइन्स मिल जाएंगे, ये सोच के लिखते थे। ठीक है, और ये एक तरह का, जैसे हमने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सजेस्ट करते थे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है। और आप देखेंगे कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो सजेशन है वो कहीं ना कहीं बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन पे बेस्ड होता था। इसीलिए तो रजिया सुल्तान को 3.5 ईयर से ज़्यादा इन्होंने रूलिंग नहीं करने दी। क्यों? क्योंकि ये जो सजेशन ही इनका क्या था, बर्थ राइट। ठीक है भाई, जन्म से जो है वो, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, कुछ वैसी बात। और जेंडर डिस्टिंक्शन पे, और इसीलिए इनके व्यूज़ से हो सकता था कि रूलर जो है या फिर जो किंग है उस समय पे वो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन पब्लिक कभी भी सेटिस्फाई नहीं रही। और आप सब याद रखना, रजिया सुल्तान जो थी वो लोगों के द्वारा, बाय द पीपल शी अपॉइंटेड, लोगों ने उसको चुना था कि रजिया को क्या बनाया जाए, उसको बनाया जाए लीडर, रूलर उसको बनाया जाए, ये लोगों ने चुना था।
लेकिन जो तवारीख लिखने वाले लोग थे या फिर जो इक़्तिदार थे, उनको ये लगा कि नहीं, लेडी कैसे हो सकती है, क्योंकि उनका तो माइंड सेट ही किस पे था, जेंडर डिस्टिंक्शन पे था। एंड देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी, और लोग उससे सहमत नहीं होते थे, कंसेंट नहीं रहते थे। ओके, in 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became Sultan. The chronicler of the age, Minhaj-e-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as a ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. तो मैंने आपको बताया कि वो अपने सारे चारों भाइयों में कैपेबल थी, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी उसको रूलर नहीं रहने दिया। क्यों? क्योंकि पहले से ही एक जेंडर डिस्टिंक्शन की बात आ चुकी थी, एक बाइसनेस था कि लेडी कैन नॉट बी अ रूलर। बट ऐसा नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर में एक रानी दिद्दा, क्वीन, उसको नाम उसका दिद्दा रख दिया था, ठीक है, दीदी से शायद वो कन्वर्ट होके दिद्दा उसको कहते हैं। काकतीय अगर डायनेस्टी में देखें तो क्वीन रुद्रम्मा, वो भी आपका लेडी ही थी। तो ऐसा नहीं कि रजिया ही थी, ठीक है, लेकिन रजिया ने कम टाइम पीरियड तक रूलिंग करी क्योंकि उसको रहने नहीं दिया। यहाँ आप नीचे देखते हैं काकतीय डायनेस्टी में, तो वहाँ क्वीन रुद्रम्मा ने काफ़ी समय तक रूलिंग करी। अब ये बर्थ राइट क्या है? Privileges claimed on account of birth. For example, people believed that nobles inherited their rights to govern because they were born in a certain families. इसका मतलब क्या है कि जो उस परिवार में पैदा हुआ है वही उसको करने के लायक है, ठीक है, तो उसी को मिलना चाहिए। और जेंडर डिस्टिंक्शन, जेंडर वाइसनेस, तो इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि social and biological differences between women and men. Usually these differences are used to argue that men are superior to women. बस social और biological differences की वजह से हम ये कह देते हैं कि नहीं, मेल या फिर men are superior to women, ठीक है, बट ये बात प्रूफ नहीं होती आज की डेट में। अब मिनहाज सिराज की अगर आप बात देखो, रजिया के बारे में क्या कहता है। मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल्स social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? ठीक है, अब मिनहाज सिराज ने रजिया के बारे में ये बोला, देखो कि ये जो गॉड है उसने एक आइडियल सोसाइटी बनाई है। अकॉर्डिंग टू दैट सोसाइटी जो वुमेन्स हैं वो सबॉर्डिनेट होंगी किसके? मेल के, ठीक है, मेंस के। और रजिया इस पूरे रूल के अपोज में है, ठीक है। अब वो यहाँ पे कहता भी है कि he therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent, ठीक है। अब उसके जो क्रिएशन है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो तो मेंस वाली, मेंस की ही क्वालिटी है, बट वो शी इज़ नॉट अ मैन, तो क्या फ़ायदा इसका, ठीक है। तो मतलब एक आप समझ सकते हो कि कितनी बेकार जेंडर बाइसनेस उस समय पे चल रही थी। On her inscription and coins, Rajia mentioned that she was the daughter of Iltutmish. उसने अपने जो इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, उसमें रजिया ने मेंशन किया था कि वो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। दिस वाज इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रम्मा 1262 से 1289 ऑफ द काकतीय डायनेस्टी, जिसकी मैंने बात करी थी अभी, ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। रुद्रम्मा चेंज्ड हर नेम ऑफ हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड शी वाज अ मैन। एंड अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, on obviously affectionate term given to a loved ruler by her subjects. तो ऐसा नहीं था कि रजिया सुल्तान, ऐसे और भी रूलर दिखते हैं लेकिन उन्होंने लंबे समय तक रूलिंग करी। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके स्लोली इसमें ग्रेजुअली हम बढ़ेंगे आगे को, ठीक है, जिसमें हमको बाकी रूलर्स के बारे में पता चलेगा। ओके।